हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं बच्चों अब इसमें लेक्चर 3 में आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर सॉल्यूशन जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर है। और ये आज इस लेक्चर 3 में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपको सॉल्यूशन के बारे में बताने वाला हूँ कि सॉल्यूशन होते क्या हैं। दूसरा, सॉल्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जो सॉल्यूशन होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ जो सॉल्यूशन होते हैं हम उनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और ये लेक्चर क्या है, सीबीएसई के लिए, सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास के लिए बहुत ही यूजफुल है। और नीट के लिए बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और आईआईटी जेई मेंस के लिए जो बेसिक्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर। ठीक है। और क्लास 12th के लिए सीबीएसई के लिए तो ये बहुत ही क्या है, सोने पे सुहागा है। राइट। सारे बच्चों को देखना है और अच्छे से इसको क्या है, याद कर लेना है और इसके नोट्स बना लेने हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों सॉल्यूशन से, जैसा कि हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन। ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बच्चों मैंने मिक्सचर के बारे में बताया था और मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। होमोजीनियस मिक्सचर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सचर को और उसके टाइप्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इससे पहले हमें वो भी लेक्चर देखने पड़ेंगे या देखने जरूरी हैं, जिससे कि हमें चीजें आगे की अच्छे समझ में आ सके। ओके, थैंक्स। बच्चों स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस किसको बोलते हैं बच्चों? ठीक है। तो एज पर डेफिनेशन देखें तो सॉल्यूशन होते हैं ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट विच आर नॉट रिएक्ट टू ईच अदर। तो देखते हैं, ए होमोजीनियस मिक्सचर, ए होमोजीनियस मिक्सचर, a homogeneous mixture of two or more than two component, a homogeneous mixture of two or more than two component which are not react to each other, react to each other, known as solution, known as solution। यानी ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर, ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से बने होते हैं और वो जो कंपोनेंट जो ऐड कर रहे हैं आप एक दूसरे में, वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करने चाहिए। ये इसमें मेन पॉइंट है कि वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करने चाहिए, केवल एक दूसरे में मिक्स हो जाए, घुल जाए, लेकिन रिएक्शन उनके बीच में नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे बनने वाले क्या है, जो सब्सटेंस बनेगा उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। और सॉल्यूशन एक्चुअल में होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक दूसरे से जो कंपोनेंट होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं। और एग्जाम्पल को यदि हम क्या है, एग्जाम्पल से समझें तो सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं और बीकर में ऐड करते हैं वाटर। ये मैंने ऐड किया वाटर और इसमें मैंने लिख दिया या डाल दिया NaCl। यहां पर मैंने लिया वाटर और यहां पे मैंने डाला वाटर में NaCl। तो जब NaCl को आप वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, जब आप इसे प्रॉपरली मिक्स करेंगे, जब आप इसको प्रॉपरली मिक्स करेंगे तो NaCl के जो पार्टिकल्स होंगे, NaCl के जो पार्टिकल, ये मैंने वाटर के पार्टिकल बनाए हैं और अब मैं इसमें NaCl के पार्टिकल्स को इस डॉट डॉट से क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो हम ये देख रहे हैं कि NaCl के पार्टिकल थ्रू आउट द वाटर, यानी थ्रू आउट द सॉल्वेंट, जो इसके अंदर ये वाटर है, ठीक है, उसमें होमोजीनियसली यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, सॉल्यूशन बोलूंगा। ठीक है। तो NaCl को वाटर में डालेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ग्लूकोज प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर, ठीक है। ऐसे ही सुक्रोज प्लस वाटर, सुक्रोज प्लस वाटर, ऐसे ही क्लोरो बेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, बेंजोइक एसिड प्लस वाटर,
बेंजोइक एसिड प्लस वाटर, एसिटिक एसिड प्लस वाटर, एसिटिक एसिड प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है। उसके बाद कॉपर प्लस गोल्ड, कॉपर प्लस गोल्ड। सिमिलरली एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास Hg, Hg प्लस Na, Hg प्लस Na, O2 प्लस N2, O2 प्लस N2। तो जितने भी मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, देयर आर लॉट ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर लॉट ऑफ सॉल्यूशन आर देयर, ठीक है। यदि हम क्या है लैब के अंदर है और लैब में हमें डायलूट HCl, तो डायलूट HCl ऑल्सो ए सॉल्यूशन, डायलूट HCl भी एक सॉल्यूशन है, डायलूट H2SO4 भी एक सॉल्यूशन है। और यदि हमें क्या है NaCl को हम पानी ले टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसमें NaCl डालें सॉल्यूशन बनाए, AgNO3 डालें उस सॉल्यूशन बनाए, लेड नाइट्रेट डालें एक सॉल्यूशन बनाए, लेड आयोडाइड डालें, ठीक है। लेड आयोडाइड तो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। और ऐसे हम बहुत सारे सॉल्ट को वाटर में ऐड करके बहुत सारे क्या बना सकते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर बना सकते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सबसे अच्छा है शुगर लेंगे, शुगर को क्या करेंगे वाटर में ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो बनने वाला सॉल्यूशन हो गया हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं। और उसमें जो कंपोनेंट है यानी चीनी और वाटर जो है वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं। जब एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते तो केवल एक दूसरे में वो घुलते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलूंगा मैं, सॉल्यूशन बोलूंगा। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर, राइट। यदि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बहुत टाइप्स के एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं डेली लाइफ में सॉल्यूशन के। हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि हम कोई सॉल्यूशन अपनी लैब के अंदर जब भी हम वर्क कर रहे हैं तो प्रॉपर क्या है, प्रॉपर कंसंट्रेशन का कोई सॉल्यूशन हम मेड कर सकें, बना सकें और ये चेक कर सकते हैं भाई वो होमोजीनियस है, हेटेरोजीनियस है, क्या है, राइट। तो इसको बोलेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर देन टू कंपोनेंट का, राइट। एग्जाम्पल अब इसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉल्यूशन की डेफिनेशन को सक्सेसफुली मैंने बता दिया है और यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो पार्ट 2 है इसका, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कोई आपने सॉल्यूशन बनाया, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। पहला होता है तो आगे लिख देंगे हम टू कंपोनेंट्स होते हैं। सॉल्यूशन जो होते हैं उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है सॉल्यूट, पहला कंपोनेंट होता है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। पहला कंपोनेंट होता है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट को आपको दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। पहला, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इन लेस अमाउंट। पहला हो जाएगा द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन लेस अमाउंट, इन लेस अमाउंट। पहली बात ध्यान रखनी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पॉइंट नंबर 1 पहली डेफिनेशन हो गई है। दूसरी डेफिनेशन है द कंपोनेंट, द कंपोनेंट विच डिजॉल्व, विच डिजॉल्व, जो कंपोनेंट डिजॉल्व होता है, जो घुलता है, उसे क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूशन बोलते हैं। देखो ये डेफिनेशन क्या है, 99% सॉल्यूशन में ये क्या है, डेफिनेशन बिल्कुल फिट है। लेकिन जब हम एक क्वेश्चन आता है 68% HNO3, जब 68% HNO3 का सॉल्यूशन होता है तो उसमें 32% क्या होता है, वाटर होता है। 32% क्या होता है, वाटर। ऐसे केस में क्या है, वाटर यहाँ पर कम है लेकिन HNO3 ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर HNO3 सॉल्यूट है, HNO3 सॉल्यूट है, क्योंकि HNO3 अपने अंदर किसी चीज को घोलता नहीं है। घोलता कौन है, वाटर, इसलिए क्या होगा, HNO3 यहाँ पर सॉल्यूट होगा। तो दूसरी डेफिनेशन ये होती है जो घुलता है। जैसे नमक
पानी के अंदर घुलता है तो नमक क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। या फिर क्या है, जब नमक का हम पानी बनाते हैं तो नमक को हमेशा कम मात्रा में लेते हैं और पानी को ज्यादा मात्रा में, तो ऐसे केस में क्या है, ये भी डेफिनेशन नमक वाले सॉल्यूशन पे वैलिड है और ये भी डेफिनेशन वैलिड है। लेकिन कब ये 68% जब HNO3 होता है, जो हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है, ऐसे केस में क्या होता है, हम ये वाली डेफिनेशन वैलिड नहीं है, क्योंकि फिर हमें ये डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, जो घुलेगा वो होगा सॉल्यूट और जो अपने अंदर घोलता है वो कहलाएगा सॉल्वेंट। तो एक बात तो आपको ध्यान रखनी है सॉल्यूट के बारे में, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूट के बारे में आपको और भी बहुत सारी बातें ध्यान रखनी है। वो क्या बातें ध्यान रखनी है कि सॉल्यूट को यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट को या तो आप W2 से, जहां पर भी आपको W2 दिखेगा तो आप उसे बोल सकते हैं कि वो मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट। या फिर क्या है, यदि AB करके दे रखा है तो WB से, W2 से या फिर WB से मास ऑफ सॉल्यूट को आप रिप्रेजेंट कर देना। नेक्स्ट है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एक्चुअल में मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को या तो डिनोट करोगे आप M2 से या फिर MB से डिनोट कर देंगे, या तो M2 से, स्मॉल है ये, स्मॉल W2 WB, M2 MB, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिनोट करेंगे तो N2 से डिनोट करेंगे, राइट। और मोल निकालते कैसे हैं, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, यहां पर आ जाएगा मोलर मास, ध्यान रखना है, ठीक है। अब मास मैंने बोला था क्या है, जब भी सॉल्यूट का मास लेना है W2 लेना है और मोलर मास क्या लेना है, M2 लेना है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर इसी प्रकार से चीजें दे रखी हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी कंपोनेंट 2 आएगा, 2 के लिए क्या है, आप सॉल्यूट ही मानेंगे उसको, राइट। तो मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट की यूनिट हमेशा ग्राम होती है और मोलर मास की होती है ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम सॉल्यूट के जब मोल निकालेंगे तब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये, और जब हम उसका क्या है मास को रिप्रेजेंट करेंगे तो W2 से, उसके मोलर मास को M2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सॉल्यूट के बारे में एक बेसिक थिंग्स थी, ठीक है। अब हम क्या है 4 एग्जाम्पल से सॉल्यूट को समझ लेते हैं कि यदि हमने क्या है एक सॉल्यूशन बनाया है, एक सॉल्यूशन हमने बनाया है 20% एथिलीन ग्लाइकॉल इन वाटर, मैंने बनाया 20% एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल इन वाटर। हमने एथिलीन ग्लाइकॉल ली और उसको वाटर में ऐड कर लिया और वो है कितना परसेंट, 20%। इसका मतलब है 20 ग्राम इन 80 ग्राम वाटर, 80 ग्राम वाटर। मतलब क्या है, मेरे पास 80 ग्राम वाटर है या 80 ml वाटर है, यहाँ पर मेरे पास वाटर है और वो कितना है 80 ग्राम वाटर है, उसमें मैंने एथिलीन ग्लाइकॉल डाला, कितने ग्राम डाला, 20 ग्राम। तो ये तो हुआ मेरे पास सॉल्यूट और ये मेरे पास हो जाएगा सॉल्वेंट। लेकिन HNO3 के केस मैंने आपको बता दिया है, HNO3 के केस में सॉल्यूट रहेगा, HNO3 मात्रा ज्यादा है लेकिन वो सॉल्यूट ही रहेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। सॉल्यूट जब आप पढ़ रहे हैं कि सॉल्यूट होता क्या है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉल्वेंट। पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है, द कंपोनेंट विच प्रेजेंट मोर अमाउंट, द कंपोनेंट which present more amount in the solution,
इन द सॉल्यूशन। पहली डेफिनेशन वो होती है जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सॉल्वेंट। दूसरा ये आता है कि जो कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर घोलता है, यानी द कंपोनेंट विच डिसॉल्व अदर इन इट। जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर घोलता है उसे क्या बोलेंगे हम? सॉल्वेंट बोलेंगे, राइट। एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो मैंने लिया इसके अंदर 10 ग्राम NaCl और 200 ग्राम H2O। अब यहाँ पर ये कंपोनेंट ज़्यादा मात्रा में है तो ये कहलाएगा सॉल्वेंट। क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। वो इसमें बहुत आसान टॉपिक है, इससे आपको ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात क्या है? सबसे पहले एक तो मास ऑफ सॉल्वेंट एज पर NCERT, क्योंकि आजकल क्या है कि नीट एग्जाम हो या फिर CBSE का बोर्ड का कोई एग्जाम हो और या फिर हमारे पास IIT JEE मेंस का कोई एग्जाम हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है NCERT से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थ्योरी भी NCERT से ही, और हमें क्या है जो उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन दे रखा है कि भी किसको किसके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेटर उसमें ही फायदा होता है कि हम उसी के अनुसार पढ़ें। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा W1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ये ग्राम हो जाएगा यूनिट, और इसमें हो जाएगा M1 और ये हो जाएगा ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। और जब आप मोल्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा? मोल्स निकालेंगे ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को आप डिनोट करोगे N1 से, और N1 निकलेंगे कैसे? W1 अपॉन M1। इतना आपको सॉल्वेंट के बारे में पता ही होना चाहिए कि सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या है, सॉल्वेंट की मास को NCERT में कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है। आप इसे WA से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, MA से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, NA से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यदि A और B की टर्म में दे रखा है सॉल्यूशन तो। और यदि कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 की टर्म में दे रखा है तब आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है इसके अंदर सॉल्वेंट को सक्सेसफुली मैंने क्या है एक्सप्लेन कर दिया है, सब बच्चों को ध्यान रखना है। अब इसमें सॉल्वेंट भी 2 टाइप्स के होते हैं। यदि मैं टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करता हूं, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट की मैं बात करता हूं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्वस सॉल्वेंट, AQUEOUS, एक्वस सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्वेंट बोला जाता है, इसका एग्जाम्पल होता है वाटर। जब वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है तो ऐसे सॉल्वेंट एक्वस सॉल्वेंट कहलाते हैं, और सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। जिनमें वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज होता है उन्हें एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे मान लो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाऊं मैं, तो मैं NaCl लिखूंगा, बीच में लिख दूंगा वाटर। इसका मतलब है एक कंपोनेंट तो इसमें NaCl है और दूसरा कंपोनेंट इसमें वाटर है, क्योंकि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है। ध्यान रखना है वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। एक होता है वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो नियरली 80 के बराबर होता है, 80 के बराबर होता है, 79 और 80 के बीच में होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी सॉल्वेंट की जो 2 पार्टिकल्स को कितना सेपरेट कर सकती है। जैसे मैंने वाटर के अंदर क्या है NaCl डाला, या मैंने ग्लूकोज डाला, या मैंने सुक्रोज डाला, चीनी के पार्टिकल डाले, तो चीनी के 2 पार्टिकल को कितनी दूर ले जा सकती है। तो वाटर सबसे दूर, ध्यान आपको पता होना चाहिए कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितने भी सॉल्वेंट होते हैं सब में ज्यादा होता है, और उसका कारण होता है, ठीक है,
वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये है कि वाटर यदि आपने दो पार्टिकल डाले एक ही सब्सटेंस को, तो सबसे ज्यादा उनको सेपरेट करेगा, सबसे ज्यादा, यानी 80 टाइम्स उनके बीच में डिस्टेंस को क्या कर देगा, मेंटेन करके रखेगा। इसलिए ये सबसे बेटर सॉल्वेंट होता है। एक तो ये हर जगह मिल जाता है, एक ये चीप होता है, एक इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है। इसलिए वाटर क्या है, ज्यादातर क्या है, जो इनऑर्गेनिक चीजें होती है उनको तो अपने अंदर घोल देता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक चीजों को भी घोल देता है जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, टेंडेंसी रखती हैं, राइट। दूसरा होता है नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट, अब ये नॉन एक्वस जो सॉल्वेंट होते हैं इन्हें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी कह देते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब इनमें क्या आ जाएगा मेरे पास, जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल आ गया, मिथेनॉल आ गया, ईथर आ गया, क्लोरोफॉर्म आ गया, क्लोरोफॉर्म आ गया। तो ये सब क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3, ठीक है। या डाइक्लोरोमीथेन आ गया। ये सारी चीजें ना नॉन एक्वस सॉल्वेंट होती हैं और ये ज्यादातर ऑर्गेनिक चीजों को ही अपने अंदर घोलती है, राइट। तो सॉल्वेंट के भी दो टाइप्स हैं, वो आपको ध्यान रखना है, एक्वस सॉल्वेंट और नॉन एक्वस। एक्वस में वाटर आता है, नॉन एक्वस में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आते हैं, ईथर, क्लोरोफॉर्म वगैरह, राइट। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। अब मैं आपको क्या है बताने वाला हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन, हाउ टू क्लासिफाई द सॉल्यूशन। तो मैंने यहां पर क्या लिया है, सॉल्यूशन ले लिया। अब मैं इसको क्या काम करूंगा, क्लासिफाई करूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऐसे लिख देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन, सबसे पहले क्या होता है, जो जनरल टाइप के हैं, बिल्कुल सामान्य, जो आते नहीं है, ठीक है, जिनको हमें याद तो रखना है लेकिन वो आते एग्जाम में नहीं है। तो पहला हो जाएगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेस पर, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेस पर पहला क्लासिफिकेशन है। तो इसके बेस पर 3 टाइप्स के सॉल्यूशन आप कह सकते हैं, ज्यादा भी कह सकते हैं, इसकी कोई ऐसी कोई लिमिट वो नहीं है कि भाई 3 ही होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। पहला है बाइनरी सॉल्यूशन, पहला हो जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। अब भाई बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। 2 कंपोनेंट्स हैं, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा A+B टाइप, यानी A+B टाइप सॉल्यूशन, यानी कोई 2 चीजें आपने ऐड कर दी हैं, जैसे पानी में आपने नमक ऐड कर दिया, पानी में आपने ग्लूकोज ऐड कर दिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे कोर्स में जब भी हम क्या है कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 12th क्लास में या फिर नीट में या फिर जेईई मेंस में कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें 2 ही कंपोनेंट वाला कोई सॉल्यूशन आएगा। बाइनरी सॉल्यूशन हमारे कोर्स में है, ठीक है। नंबर 2 है हमारे पास टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे जिसमें 3 कंपोनेंट होंगे। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे उसको टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे A+B+C टाइप का कोई सॉल्यूशन बन जाए। जैसे हमने क्या लिया, वाटर लिया, वाटर में ऐड करा थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी ऐड कर ली, तो ये हमारा बनेगा क्या, टर्नरी सॉल्यूशन। और तीसरा होता है प्यारे बच्चों क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन होंगे जिसमें 4 कंपोनेंट होंगे, 4 कंपोनेंट्स होंगे। तो ऐसा कोई यदि सॉल्यूशन आप बना सकते हैं जिसमें आपने 4 प्योर चीजों को ऐड किया है, ठीक है, 4 प्योर चीजों को ऐड किया है और कोई नया सॉल्यूशन आपने तैयार कर लिया है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे बच्चों क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ये आता नहीं है लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेस्ड ऑन रिलेटिव अमाउंट,
दूसरा है, पहला तो ये हो गया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट, इसके बेस पर 3 प्रकार के सॉल्यूशन हो गए। दूसरा है बेस्ड ऑन रिलेटिव अमाउंट, बेस्ड ऑन रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब ये हमारा नया प्रकार का सॉल्यूशन है जिसमें हम ऐसा सॉल्यूशन पढ़ेंगे जो रिलेटिव अमाउंट कि सॉल्यूट उसमें कितना है, सॉल्वेंट उसमें कितना है। तो ऐसे सॉल्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं, इसके बेस पर 2 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। पहला होता है हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जिसमें सॉल्वेंट की रिलेटिव अमाउंट ज्यादा है, जिसमें सॉल्वेंट की रिलेटिव अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूट, तो उसे मैं बोलूंगा क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और दूसरा होता है मेरे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दूसरा होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसको बोलूंगा? ये ऐसे सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की रिलेटिव अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। सॉल्यूट की रिलेटिव अमाउंट कैसी है? ज्यादा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को मैं बोलूंगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और ज्यादातर क्या है, हम एसिड को ही डाइल्यूट और कंसंट्रेट पढ़ते हैं, ठीक है। यदि डाइल्यूट एसिड है तो उसमें क्या है, सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कम है। और यदि कंसंट्रेटेड है तो उसमें सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है। यानी वाटर ज्यादा है, एसिड कम है, और इसमें एसिड ज्यादा है, वाटर कम है। तो इसी के कारण क्या है, हम इसको रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेस पर 2 प्रकार के सॉल्यूशन की कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर थर्ड बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेस पर, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेस पर। अब इसमें 3 टाइप्स के सॉल्यूशन आते हैं। कितने टाइप्स के सॉल्यूशन है? 3 टाइप्स। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेस पर 3 टाइप्स के सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन होता है हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन, पहला होता है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जिसमें सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है, यानी सॉल्वेंट, यानी द सॉल्यूशन in which physical state of solvent is solid, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज सॉलिड, यानी जो सॉल्वेंट होगा ना वो सॉलिड होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है सॉलिड सॉल्यूशन। अब इनके भी 3 टाइप्स हैं, उसको टेबल से पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूट, यहाँ पे लिखा मैंने सॉल्वेंट, और यहाँ पे लिखा मैंने सॉल्यूशन, और उसकी स्टेट तो हमेशा रहेगी सॉलिड ही, ध्यान रखना है। सॉल्यूट में मैंने लिखा सॉलिड, सॉल्वेंट में भी मैंने लिखा सॉलिड। तो जब किसी सॉलिड को सॉलिड में डाला गया तो ये वाला सॉलिड कम मात्रा में डालेंगे, ये वाला सॉलिड ज्यादा मात्रा में। तो एग्जाम्पल हो जाएगा कॉपर इन गोल्ड, कॉपर इन गोल्ड। तो कॉपर कम मात्रा में है और गोल्ड ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। जैसे हमारा गोल्ड जो 24 कैरेट होता है वो अनसुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ ज्वेलरी, तो उसको हार्ड करने के उसमें कॉपर ऐड कर देते हैं, राइट। जो फाइनल स्टेट आएगी वो किस पे डिपेंड कर देगी? सॉल्वेंट पर। यदि सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड फॉर्म में ही बनेगा, राइट, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? जिसमें सॉल्यूट तो क्या है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट आ जाएगा
सॉलिड, मतलब ये है सॉलिड सॉल्यूशन का टाइप है सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड लिक्विड को सॉलिड में डालना है। अब सॉलिड ज्यादा मात्रा में होगा, लिक्विड कम मात्रा में, तो इसमें आ जाएगा Hg इन Zn, या तो मरकरी जिंक लिख दो या फिर सोडियम लिख देंगे या मैग्नीशियम लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन में ही गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। अब किसी गैस को आपने सॉलिड में डाला तो उसका एग्जाम्पल है H2 गैस जो होती है वो निकल के ऊपर होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जब हम क्या है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इसको यूज करते हैं बहुत सारी रिएक्शंस में। तो ये हमारे पास एक ही प्रकार का सॉल्यूशन हो गया सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड होता है, उसे सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके 3 टाइप्स हैं, जिसमें सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड और गैस इन सॉलिड। ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल कॉपर इन गोल्ड है, ऐसे ही लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल मरकरी इन जिंक है, ऐसे ही गैस इन सॉलिड का एग्जांपल हाइड्रोजन इन निकिल है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इसमें से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि राइट द नेम ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज सॉलिड। तो आपको Hg इन Zn या Hg इन Mg या Hg इन Na लिखना पड़ेगा, ये आंसर होगा इसका। और ये हमारा आंसर क्वेश्चन ये हमें एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि राइट एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज गैस एंड सॉल्वेंट इज सॉलिड। तो H2 इन Ni हमें उसका आंसर लिखना है और फाइनल स्टेट भी सॉलिड ही बनेगी। क्या बनेगी? सॉलिड। यहां पर मैं बात करता हूं लिक्विड सॉल्यूशन की। दूसरा होता है हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन। तो दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज लिक्विड। तो यहां पर क्या आ जाएगा? लिक्विड आ जाएगा। यहां पे लिक्विड आएगा तो इन तीनों में लिक्विड आ जाएगा, ध्यान रखना है। यहां पर भी लिक्विड आएगा, यहां पर भी लिक्विड आएगा और यहां पर भी आपको लिक्विड ही लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल चेंज हो जाएंगे, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉलिड ही रहेगा उसकी फिजिकल स्टेट। अब क्या है, किसी सॉलिड को लिक्विड में डाला तो ग्लूकोज इन वाटर, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका ग्लूकोज इन वाटर H2O। दूसरा लिक्विड को लिक्विड में डाला, इथेनॉल इन वाटर, शराब जो होती है इथेनॉल इन वाटर, ध्यान रखना है। और गैस को लिक्विड में डाला, गैस कौन सी हो जाएगी हमारे पास? ऑक्सीजन हो जाएगी, O2 इन H2O या N2 इन H2O या CO2 इन H2O, कोई गैस का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर 3, उसका नाम होता है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी? गैस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गैस। तो हमें सॉल्वेंट में क्या लिखना पड़ेगा? गैस लिखना पड़ेगा। भाई यहां पर भी मुझे गैस लिखना पड़ेगा, यहां पर भी मुझे गैस लिखना पड़ेगा और यहां पर भी मुझे गैस लिखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल भी चेंज हो जाएंगे। पहला है हमारा, किसी सॉलिड को किसी गैस में डाला गया। सॉलिड कौन होता है? कैम्फर होता है, कैम्फर होता है सॉलिड, कैम्फर इन N2। अब क्योंकि एयर में ज्यादातर नाइट्रोजन होती है तो हम N2 को एक मेजर गैस मान लेते हैं। लिक्विड इन गैस, लिक्विड हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इन N2, क्लोरोफॉर्म इन N2। और लास्ट है गैस इन गैस, गैस इन गैस का एग्जाम्पल हो जाएगा O2 इन N2, O2 इन N2। और फाइनल स्टेट ये गैस में रहेंगे। तो जो सॉलिड सॉल्यूशन है उनकी फाइनल स्टेट सॉलिड रहेगी, जो लिक्विड सॉल्यूशन है उनकी फाइनल स्टेट सॉलिड लिक्विड रहेगी, और जो गैसियस सॉल्यूशन है उनकी फाइनल स्टेट मेरे प्यारे बच्चों गैस रहेगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इस पार्ट में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक तो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के कंपोनेंट के बारे में और एक सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ठीक है, आपको इसमें याद रखना है, नोट्स तैयार कर लेने हैं। ठीक है, और जिससे कि क्या है आने वाले टाइम में जब भी आप क्या है पेपर से पहले आप चीजों को रिवाइज कर सको और उनको क्या है अच्छे से देख सको। तो आज का लेक्चर 3 में यही है, और लेक्चर 4 में मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी जब हम कोई सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्यूट हमने कितना अमाउंट में लिया है और कितने सॉल्वेंट में डाला है, तो उसकी कंसंट्रेशन, उसकी अमाउंट को एक्सप्रेस करने का बहुत सारे मेथड्स हैं। उन मेथड्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और उन पे बेस्ड जो एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है
उनको भी साथ के साथ कराऊंगा, जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन आता रहेगा। तो नेक्स्ट 4th लेक्चर में मैं कंसंट्रेशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।